स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जाइंट क्रोमोसोम्स के बारे में। दो तरीके के जाइंट क्रोमोसोम्स बेसिकली स्टडी किए जाते हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम एंड लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। आइए हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। पॉलीटीन क्रोमोसोम सबसे पहले E.G. बाल्बेनी ने 1881 में रिपोर्ट किए गए थे। ये पाए गए थे डाइटेरियन इंसेक्ट्स की स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर, इसीलिए इन्हें स्लाइवरी ग्लैंड्स के क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। इनकी साइटोलॉजिकल स्टडी ये बताती है कि ये काफ़ी बड़े होते हैं साइज़ में, और बेसिकली ये जो है मालपिगियन टिब्यूल्स, एपिथेलियम गट टिश्यू, ओवेरियन नर्व सेल्स एंड लार्वा स्टेजेस की फैट बॉडीज़ के अंदर भी पाए जाते हैं इन डाइटेरियन इंसेक्ट्स के मेंबर्स के अंदर। इसके अलावा ये कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं, कोलम्बोला और सस्पेंसर सेल्स ऑफ एम्ब्रियो ऑफ सर्टेन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर मिलते हैं। जाइंट इसलिए कहा जाता है बिकॉज इनका साइज़ नॉर्मल क्रोमोसोम से भी मैनी टाइम्स बिग होता है। नाउ इनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? पॉलीटीन क्रोमोसोम्स को देखने के लिए हमें स्क्वैश टेक्निक प्रिपरेशन की हेल्प लेनी पड़ती है, जिसके अंदर हम स्लाइवरी ग्लैंड्स के क्रोमोसोम्स लेते हैं ड्रोसोफिला के लार्वा से, और उन्हें एसिटोकार्मिन डाई के साथ स्टेन किया जाता है। ये जो सेल्स होती हैं बेसिकली ये थर्ड इंस्टार स्टेज के अंदर होंगी, और इसके अंदर हम देखते हैं जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो सोमेटिक सेल ऑफ ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर के अंदर 4 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, जिसके अंदर 3 ऑटोसोम क्रोमोसोम्स होंगे एंड एक जो है सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होएगा, XX इन केस ऑफ फीमेल एंड XY इन केस ऑफ मेल। ये जो 3 ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं इनके अंदर 2 मेटासेंट्रिक होते हैं। एज यू कैन सी, मेटासेंट्रिक मीन्स सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन द मिडल पार्ट, और ये V आकार के होंगे क्योंकि इसकी दोनों आर्म्स इक्वल होंगी, और एक जो पेयर होगा वो डॉट लाइक स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होएगा। जबकि अगर हम मेल की बात करेंगे तो उसके अंदर XY क्रोमोसोम होगा, और ये Y क्रोमोसोम जो है वो J शेप में मिलेगा, और Y क्रोमोसोम यहाँ पर X क्रोमोसोम से स्लाइटली बिगर होता है। Y क्रोमोसोम जो है वो फ्यूज़ नहीं होता सेंट्रोमियर के साथ में, और ये जो है एक सेपरेट बैंड के रूप में नोटिस भी नहीं होता। अगर हम स्टडी करते हैं इसके स्ट्रक्चर की तो हम देखते हैं कि इसका साइज़ नॉर्मल सोमेटिक सेल्स के क्रोमोसोम से काफ़ी बड़ा होता है, नियर अबाउट 200 टाइम्स बिगर होगा, और इसीलिए इसको जाइंट क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ये सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है, पहले नंबर पे लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स आते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि हम इन्हें नेकेड आई से भी आराम से देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके नेम की। वाई इट इज़ कॉल्ड एज पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन मीन्स पॉलीटेनिक नेचर। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्रोमोसोम के अंदर मल्टी स्ट्रैंडेड प्रेजेंट होते हैं, यानी कि DNA के बहुत सारे स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होंगे। इसीलिए ये जो है क्रोमोसोम 1000 टाइम्स ज़्यादा बिग होता है, और इसके अंदर होमोलोगस मियोटिक क्रोमोसोम्स अपीयर होते हैं। अगर हम इसके अंदर DNA स्ट्रैंड के अंदर नंबर ऑफ DNA स्ट्रैंड्स की बात करेंगे तो 512 से लेके कई हज़ार तक इसके अंदर DNA स्ट्रैंड हो सकते हैं। बेसिकली 1024 के करीब DNA स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक लेटरल एरे के रूप में इस तरीके से फैले होते हैं जैसे कि केबल की तारें प्रेजेंट होंगी। इसके अंदर ये जो मल्टीप्लिकेशन है या मल्टी स्ट्रैंड्स जो हैं वो क्यों बनते हैं? इसका रीज़न आता है इंटरफेज डुप्लीकेशन। जब भी S फेज़ होता है, S फेज़ जिसके अंदर सेल जो है DNA सिंथेसिस करती है, उसके बाद G2 फेज़ आता है, एंड उसके बाद मेटाफेज़, एंड उससे पहले एनाफेज़, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ एंड टीलोफेज़। तो एनाफेज़ में आते आते स्ट्रैंड्स जो हैं सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन इस केस के अंदर S फेज़ के दौरान डुप्लीकेशन होता है, लेकिन DNA के हेलिक्स जो है वो सेपरेट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो एक साथ रहते हैं और कंडेंसेशन हो जाती है। कंडेंसेशन जब होती है तो आपस में ये जो है स्पाइरल फॉर्म ले लेते हैं, और उस दौरान डिहाइड्रेशन प्रोसेस होती है। इस तरीके से
इनकी पोलिटिनाइजेशन हो जाती है, मीन्स एंडोमाइटोसिस हो जाती है। एंडोमाइटोसिस का मतलब डीएनए हेलिक्स जो है वो डबल तो हो गया लेकिन वो सेपरेट नहीं हो पाया। ऐसे ही बियरमैन्स ने एक सजेस्ट किया था कि इस क्रोमोसोम की जो भी हर एक यूनिट के अंदर जो क्रोमेटिड्स होते हैं, यानी कि आम के अंदर जो भी क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटिड और क्रोमोनिमेटा। इसके अंदर सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है और उसके साथ बहुत सारे प्रोटीन्स एंड बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड के साथ दूसरी और भी मैट्रिक्स के रूप में कई सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इसीलिए इस क्रोमेटिड के अंदर जो एक फाइबर होता है उसको न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कहा जाता है। नेक्स्ट इज सोमैटिक सिनेप्स। सोमैटिक सिनेप्स में अब क्योंकि इसके अंदर जो डीएनए के फाइबर्स हैं या डीएनए के जो भी स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में स्टिक कर जाते हैं और इकट्ठे रहते हैं, वो सेपरेट नहीं होते, इसलिए स्लाइवरी ग्लैंड्स के क्रोमोसोम्स जो है वो सोमैटिक नॉर्मल सेल्स की बजाय हाफ और लेस अपीयर होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल्स। अगर हम इन क्रोमोसोम्स को स्टडी करके देखें, जैसा कि आप ऊपर फिगर 17 में देख रहे हैं, तो इसके अंदर हमें अलग अलग टाइप के ट्रांसवर्स अलग अलग बैंड्स लाइक पैटर्न दिखाई देंगे अल्टरनेटिवली। कुछ डार्क कलर के होंगे और कुछ लाइट कलर के होंगे। ये जो डार्कली स्टेन्ड बॉडीज़ होती है, इनकी अगर हम स्टेनिंग करते हैं फ्यूजन डाई से तो ये फ्यूजन पॉजिटिव शो करती हैं, और जो लाइट बैंड्स होते हैं वो स्टेनिंग कम लेते हैं और उन्हें फ्यूजन नेगेटिव स्टेन बोला जाता है। ये जो लाइटली कलर के जो स्टेनिंग लेने वाले एरियाज़ बेसिकली इंटरबैंड कहलाएंगे, और जो डार्कली स्टेनिंग लेने वाले एरियाज़ जो है वो बेसिक स्ट्रैंड कहलाते हैं। आइए हम देखते हैं कि इन बैंड्स के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जो बैंड्स होंगे उनके अंदर डीएनए जो है वो हाईली कंसंट्रेटेड हेलिक्स फॉर्म के अंदर होगा और बहुत सारी कॉइलिंग लिए होगा, इसीलिए वो जो है बैंड डार्कली स्टेनिंग ले रहे हैं क्योंकि उसके अंदर डीएनए कंटेंट ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। जबकि अगर हम इंटरबैंड्स की बात करेंगे वहाँ पर डीएनए जो है वो लेस कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा, और आप कह सकते हैं कि क्रोमैटोनिमेटा जो है वो वहाँ पर एक्सटेंडेड फॉर्म में होगी, कॉइलिंग की फॉर्म में नहीं होगी, क्योंकि इंटरबैंड्स के अंदर डीएनए लेस कंसंट्रेटेड है, इसीलिए ये जो स्टेनिंग है इनकी वो भी लेस होती है और यू कैन से कि लाइटली स्टेन्ड होती है। एक्चुअल में ये बैंड्स और इंटरबैंड्स के जो रीज़न हैं ये थिकनेस एंड स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम शो कर रहे हैं फिगर 18 के अंदर, दीज लूजली एरिया ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स दीज आर कॉल्ड एज interband, while these densely areas these are called as band. Band in fact जो है एक स्पेसिफिक जीन को रिप्रेजेंट करता है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इस तरीके से जो स्लाइवरी ग्लैंड्स के क्रोमोसोम्स हैं, अगर वो मियोटिक पेयरिंग करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के थ्रू तो वो बैंड टू बैंड पेयरिंग शो करेंगे, और यहाँ पर बैंड जो है वो किसी स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम और यू कैन से एक स्पेसिफिक जीन को रिप्रेजेंट करेगा। आप देखिए नीचे फिगर बी के अंदर ये जो इंटरबैंड का पोर्शन है जहाँ पर लूजली अरेंज्ड डीएनए हेलिक्स प्रेजेंट होते हैं, अगर हम इनको जूम करके देखेंगे तो ये एक्चुअल में क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट हैं इन द फॉर्म ऑफ लूप, और हेयर दीज लूप्स आर इन्वॉल्व्ड इन आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स। यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ओके, नाउ अगर हम जेनेटिक स्टडी करते हैं तो ये मैंने अभी बताया था, सिंगल डार्क बैंड जो है वो एक स्पेसिफिक जीन को शो करता है। अब यहाँ पर बैंड्स एंड इंटरबैंड्स क्योंकि एक अल्टरनेट फॉर्म के अंदर है तो ये शो करता है कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स की लीनियर अरेंजमेंट होती है, और यू कैन से वन जीन एंड वन बैंड हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है ये। अगर हम स्टडी करते हैं इन बैंड्स और इंटरबैंड्स की तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर हमने देखा कि नियर अबाउट हमें 33 to 50 के करीब बैंड्स देखने को मिलते हैं इसके फोर्थ क्रोमोसोम पे, जबकि टोटल नंबर ऑफ बैंड्स जो है स्लाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं 5000 to 6000। लेकिन बैंड्स 5000 से 6000 के बीच में है, लेकिन नंबर ऑफ जीन्स जब ऑब्जर्व किए गए तो उनकी संख्या 5000 से भी कम आई।
इसका मतलब ये हुआ कि बैंड्स की संख्या ज़्यादा है जबकि जीन की संख्या कम है। तो इट मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि जितने बैंड होंगे उतने ही जीन्स होंगे। जीन की लोकेशन ये भी हो सकती है कि वो इंटरबैंड पे हो, या वो बैंड और इंटरबैंड के ज्वाइनिंग रीजन पे प्रेजेंट हो, या इंटायरली इंटरबैंड के ऊपर प्रेजेंट हो। मीन्स जीन कैन बी ओवरलैप्ड फ्रॉम बैंड टू इंटरबैंड और इंटायरली इन रीजन ऑफ इंटरबैंड। सो अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोमल पफ्स की एंड बाल्बिनी रिंग्स की, तो ऊपर फिगर में देखिए हम देख सकते हैं कि जो इंटरबैंड वाला रीजन है वहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड्स जो है बहुत लूजली अरेंज्ड है, और यू कैन से लूप ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं इंटरबैंड के अंदर। यहाँ पर जो बड़ी लूप्स होती हैं, जो लेटर और यू कैन से जो लेटरल आउटग्रोथ होती है, इन्हें कहते हैं हम क्रोमोसोमल पफ्स। एक्चुअल में ये क्रोमोसोमल पफ्स जो लूजली अरेंज्ड एरिया में हैं, अगर ये साइज़ में बड़ी होंगी, इन्हें हम बाल्बिनी रिंग्स कहेंगे। सो व्हाट आर बाल्बिनी रिंग्स? बाल्बिनी रिंग्स आर द क्रोमोसोमल पफ्स और यू कैन से लूजली अरेंज्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द इंटरबैंड। ये बाल्बिनी रिंग्स जो हैं वो क्रोमोसोम के डायमीटर को बढ़ा देंगी, इसे एक फजी अपीयरेंस देती हैं, और इनके ये देखिए यहाँ पे डायग्राम के अंदर, यहाँ पर जो है ये बाल्बिनी रिंग्स जो हैं वो अनफोल्डिंग एंड अनकॉइलिंग ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोमियर से बनती हैं बैंड रीजन के थ्रू। और अगर हम इनको फर्दर स्टडी करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये जितने भी क्रोमोसोमल पफ्स हैं और ये बाल्बिनी रिंग्स हैं, इनके अंदर डीएनए का स्ट्रैंड प्रेजेंट है और इसके चारों तरफ एमआरएनए का मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। मीन्स डीएनए के साथ साथ एमआरएनए प्रेजेंट है, और एक्चुअल में दीज आर द एक्टिव जीन्स, और यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और सॉरी यू कैन से कि यहाँ पे एमआरएनए सिंथेसिस होता है। दीज आर द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये 2-3 एक्सपेरिमेंट करके देखे गए जहाँ से प्रूव हुआ, जैसे कि इनकी स्टेनिंग जो है टोल्यूडिन डाई से करके देखी, तो बैंड्स एंड इंटरबैंड्स जो है अलग अलग कलर शो करते हैं। अगर रेडियो एक्टिव यूरिडिन यूज़ करेंगे हम डीएनए के अंदर, तो ये इंटरबैंड और इन बाल्बिनी रिंग्स के अंदर देखा जाएगा। इसीलिए यहाँ से प्रूव होता है कि जहाँ पे भी आरएनए प्रेजेंट होगा वहीं पे यूरिडिन होता है, तो यहाँ पर जो है ये एमआरएनए की प्रेजेंस शो होती है। ऐसे ही अगर हम एक एंटीबायोटिक्स है एक्टिनोमाइसिन डी, इसको यूज़ करेंगे तो ये भी एमआरएनए सिंथेसिस की इनहिबिशन करा देगी, और यहाँ पर जो है आरएनए का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। बियरमैन ने ये बोला कि पफ्स जो है इनकी लोकेशन चेंज होती रहती है, जैसे जैसे इंसेक्ट्स के लार्वा की डेवलपमेंट होगी वैसे ही इनकी अब लोकेशन जो है वो चेंज होती रहती है। तो एक्चुअल में ये जब बनते हैं इन बाल्बिनी रिंग्स की अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस एक्चुअल में एक डेफिनेट पैटर्न शो करती है, और ये पैटर्न जीन इंडक्शन के थ्रू होता है, और जीन इंडक्शन जब होती है तब ये बाल्बिनी रिंग्स ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेंगी, और जब ये डिसअपियर होती हैं उस टाइम पे बहुत सारे जीन्स जो हैं वो रिप्रेस कर दिए जाते हैं इन द लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो इस तरीके से ये जीन इंडक्शन और रिप्रेशन एक रेगुलेटेड प्रोसेस है, और ये डेवलपमेंट के दौरान जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसके तरीके से जो है रेगुलेट होती है। तो उसने ये कंक्लूड किया कि क्रोमोसोमल पफ्स जो हैं एक्चुअल में डिफरेंशियल जीन एक्टिविटी के कारण होते हैं, और ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि सेल के अंदर या सलाइवरी ग्लैंड के अंदर कितनी सिक्रेटरी एक्टिविटी हो रही है, उसी के हिसाब से कोरिलेट होते हैं। इट इज़ एविडेंटेड दैट इफ लार्वा इज इंजेक्टेड विद इक्डायोसोन हार्मोन, स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ क्रोमोसोम गिव राइज टू क्रोमोसोमल पफ टू ट्रांसक्राइब लार्ज अमाउंट ऑफ एमआरएनए। अगर किसी लार्वा को हम एक डायसोन हार्मोन का इंजेक्शन उसको देते हैं तो उसके अंदर क्रोमोसोमल्स पफ ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी, वो ज़्यादा एमआरएनए सिंथेसाइज करेंगे, और उनकी वो एक एंजाइम बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम, जो कि बाद में क्यूटिकल की मोल्डिंग कराता है और उस मोल्डिंग को हार्ड करा देगा। ये इसके प्रोटेक्टिव कवर की तरह काम करता है। नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम? एक तो ये कि इसके बैंडिंग पैटर्न के अंदर हमें ये देखने को मिलता है
कि क्रोमोसोमल एब्रीवेशंस जैसे डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, इन सब के होने से डेवलपमेंट के ऊपर क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट काइंड्स की क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को इसके थ्रू। दूसरी बात, बेंडिंग और इंटर बेंडिंग पैटर्न कंफर्म करते हैं कि जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर लीनियर वे में लगे होते हैं, और क्रोमोसोमल मैपिंग में भी ये बहुत हेल्प करते हैं, बिकॉज दे हेल्प्स टू लोकेट द स्पेसिफिक एंड specific areas of chromosome showing the gene location। और ये डिफरेंशियल जीन एक्टिविटी को हेल्प स्टडी कराने में हेल्प कराते हैं, और इनके थ्रू, क्योंकि ये डिफरेंश इसमें जीन इंडक्शन हो रहा है और डिप्रेशन हो रहा है, तो ये दोनों ही एक्टिविटी जो हैं जीन के थ्रू रेगुलेट की जाती हैं, और किस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर सेल में एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान ही कुछ जीन्स एक्टिव होते हैं और कुछ जीन्स जो हैं वो इनएक्टिव होते हैं। तो इस तरीके से ये क्रोमोसोम जो है जीन एक्टिविटी के रेगुलेशन को स्टडी कराने में हेल्पफुल होता है। नाउ आवर सेकंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रोमोसोम इज़ लैंप ब्रश क्रोमोसोम। ये सबसे बड़े साइज़ का क्रोमोसोम होता है, और ये डिप्लोटीन स्टेज के अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न के दौरान बनता है इन स्पर्मेटोसाइट न्यूक्लियाई ऑफ ड्रोसोफिला। ये कुछ प्राइमरी ओवोसाइट्स के अंदर भी ही पाया जाता है, जैसे कि एम्फीबियंस के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर एंड प्रोटोथीरियंस के अंदर, और इन सभी के अंदर, क्योंकि ये एग जो है काफ़ी यॉकी होते हैं, तो इसके अंदर ये विटेलोजेनेसिस को प्रमोट करता है। इसको सबसे पहले एम्फीबियन ओवोसाइट्स के अंदर फ्लेमिंग के द्वारा स्टडी किया गया था, और ये शार्क के ओवोसाइट्स के अंदर भी नोटिस किया गया। लैंप ब्रश क्रोमोसोम एक्चुअल में सबसे बड़े साइज़ का क्रोमोसोम होता है, और ये नॉर्मल क्रोमोसोम से 3000 टाइम बड़ा होगा साइज़ में, और सबसे बड़ा ये जो इसका साइज़ जो है वो डिप्लोटीन मियोसिस फर्स्ट ऑफ डिप्लोटीन के अंदर देखने को मिलेगा, और डिप्लोटीन स्टेज के बाद धीरे धीरे इसका साइज़ डिक्रीज़ होता जाएगा, और मेटाफेज डाइकाइनेसिस ऑफ मेटाफेज फर्स्ट तक आते आते इसका साइज़ काफ़ी डिक्रीज़ हो जाता है। नाउ वी विल स्टडी इट्स स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अगर हम अर्ली प्रोफेज के अंदर बात करते हैं तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होंगे, और ये एक चेज़माटा फॉर्म करते हैं, यानी कि एक क्रॉसिंग ओवर फॉर्म करते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि हर एक लैंप ब्रश क्रोमोसोम के अंदर क्रोमोसोमल एक्सिस है, जिसके ऊपर अल्टरनेट क्रोमोमियर्स लगे होते हैं और इंटरक्रोमेटिक एरियाज प्रेजेंट होते हैं। देखिए फिगर ए के अंदर ये इस तरीके से दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, पेयरिंग ले रखे हैं इन्होंने। एक मेन एक्सिस है, और इस मेन एक्सिस के दोनों तरफ ही आपको लूप लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई पड़ेंगे। नाउ हम स्टडी करेंगे क्रोमोसोमल एक्सिस। अब हम बात करेंगे लैंप ब्रश क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की। अर्ली प्रोफेज के अंदर अगर हम इसे देखते हैं तो इसकी एक लैंप ब्रश जैसी अपीयरेंस दिखाई देती है, क्योंकि अर्ली प्रोफेज 1 के अंदर ये चेज़माटा फॉर्म करेंगे। देखिए फिगर 20 के अंदर ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम शो कर रखे हैं एक जैसे। इनके अंदर जो सेंट्रल रीजन प्रेजेंट है आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स का, दिस इज़ कॉल्ड एज एक्शियल फिलामेंट, और यू कैन से मेन एक्सिस। और यहाँ पे आपको छोटी छोटी लूप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही हैं, इन्हें कहते हैं हम लेटरल लूप्स। और जहाँ पर ये दोनों लेटरल लूप एक मेन पॉइंट पे अटैच है, इसको हम कहते हैं क्रोमोमियर। तो एक्चुअल में जो एक्शियल फिलामेंट और क्रोमोमियर्स होते हैं, ये बेसिकली कॉम्पैक्टेड डीएनए और कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन्स की मिलके बनी हुई होती हैं, और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होती हैं। एक्सियल फिलामेंट के ऊपर कुछ लूपलेस स्वेलिंग प्रेजेंट होंगी, इन्हें हम टीलोमियर्स कहते हैं। और ये लूपलेस फ्री कॉन्स्ट्रिक्शन जो होगी, इसको हम सेंट्रोमियर बोलेंगे। इन लूप्स के बीच में जो एरिया प्रेजेंट होएगा दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द क्रोमोमियर्स। ये जो मेन वाला पॉइंट हमने बताया था, यहाँ पे देखिए ये जो क्रोमोमियर होता है जहाँ पे ये दोनों लूप मिड पॉइंट पे अटैच होती हैं, एक्चुअल में ये
ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव और यू कैन से हेट्रोक्रोमेटिन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर दोनों क्रोमोमियर्स जो हैं वो इंटरक्रोमेटिक फाइबर्स के थ्रू अटैच होते हैं। दिस डॉटेड पोर्शन दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोमियर। इनसे निकलने वाली दो लूप लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो लेटरल लूप्स कहलाती हैं। ये दोनों लूप मोर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होंगी और इन्हीं की वजह से इसकी अपीयरेंस ब्रश लाइक आती है, इसलिए इसको लैंप ब्रश क्रोमोसोम कहा जाता है। बेसिकली जो नंबर ऑफ लेटरल लूप्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, इनका साइज़ वेरी करता रहता है, 1 to 9 के करीब होता है इनका, लेकिन इट डिपेंड्स एंड देयर साइज आल्सो वेरी। हर एक लेटरल लूप के अंदर अगर हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पे देखिए इन लूप्स का जो स्केलेटन होता है बेसिकली उसके अंदर एक एक्शियल फाइबर होता है। दिस डार्क लाइन दिस शोज द एक्शियल फाइबर एंड इसके चारों तरफ एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। एक्चुअल में लेटरल लूप यूनिमेरिक कोर ऑफ डीएनए, आरएनए एंड कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन से मिलके बनती है। ये प्रोटीन और आरएनए इसे एक फजी अपीयरेंस देते हैं। इस लूप के चारों तरफ मैट्रिक्स पाया जाता है। ये मैट्रिक्स जो है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक को हम थिन इंसर्शन बोलते हैं, एक को हम थिक इंसर्शन बोलते हैं। थिक इंसर्शन वो होता है जहाँ पर ये लूप्स जो हैं इनका साइज़ थोड़ा बड़ा होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज थिक इंसर्शन। एंड लेटरल लूप्स को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। नंबर 1 इज़ टिपिकल लूप्स। इन टिपिकल लूप्स के अंदर एक सेंट्रल एक्सियल फाइबर होगा जहाँ से आरएनए फाइब्रिल्स निकलते हैं और उनका साइज़ लगातार बढ़ता जाता है, इन्हें टिपिकल लूप्स बोलेंगे। और स्पेशल लूप्स वे होते हैं जहाँ पर आरएनए फाइब्रिल्स जो हैं वो एक ग्रेन्यूल के रूप में दिखाई देते हैं उनके एंड्स पे, जहाँ पर साइज़ बढ़ेगा दैट आर टिपिकल लूप्स, और जहाँ पर ग्रेन्यूल्स के रूप में आरएनए फाइब्रिल्स प्रेजेंट होंगे दीज आर स्पेशल लूप्स। अब मिली एंड बिटली ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर मिलर एंड बीटी ने 1969 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्होंने देखा ये जितने भी डेंस ग्रेन्यूल्स जो इस पॉलीटीन जो इस लैंप ब्रश क्रोमोसोम के अंदर दिखाई दे रहे हैं, कहाँ पर, एट द क्रोमोमियर। एक्चुअल में ये एक यू कैन से एक वेल रेगुलेटेड स्ट्रक्चरल्स जीन प्रेजेंट है यहाँ पर, इन्हें सिस्ट्रोन कहते हैं। और ये सिस्ट्रोन, ये जो ग्रेन्यूल्स हैं आरएनए फाइब्रिल्स के ग्रेन्यूल्स, ये एक स्ट्रक्चरल्स जीन को इनकोड करके रखते हैं जिन्हें सिस्ट्रोन कहेंगे, और आपस में एक स्पेसर डीएनए के थ्रू ये सेपरेटेड हैं। ये देखिए, डेंस ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और इस स्पेसर डीएनए के पास ही यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होएगा। हर एक सिस्ट्रोन 45S आरएनए को इनकोड करके रखती है। ये 45S आरएनए जो है बाद में ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जो है आरआरएनए मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करेगा। ये आरआरएनए मॉलिक्यूल्स फर्दर प्रोटीन के साथ एसोसिएट हो जाते हैं और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन कराते हैं। इस तरीके से आरआरएनए ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जो है लार्ज नंबर ऑफ मिलर एंड बीटी 1969 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये देखा गया कि ये जो लैंप ब्रश क्रोमोसोम है इसके अंदर कुछ डेंस ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं इसके एक्सियल फिलामेंट पे। ये डेंस ग्रेन्यूल्स एक्चुअली आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि डीएनए के एक्सियल फिलामेंट पे प्रेजेंट होगा, और ये आरएनए पॉलीमरेज फर्दर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन कराता है। एक्चुअल में ये ग्रेन्यूल्स जो हैं वो एक यू कैन से एक लार्ज ऑपरेन सिस्टम को शो करते हैं जहाँ पर बहुत सारी स्ट्रक्चरल्स जीन प्रेजेंट होती हैं जिन्हें सिस्ट्रोन कहते हैं, और ये सिस्ट्रोन आपस में एक स्पेसर डीएनए से सेपरेट होती हैं। इस हर एक स्पेसर डीएनए पर एक डेंस ग्रेन्यूल के रूप में आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है। ये आरएनए पॉलीमरेज फर्दर प्रमोटर रीजन के साथ एसोसिएट होके आरआरएनए की
आरआरएनए की फॉर्मेशन कराता है। यहाँ पर हर एक सिस्टोन 45S आरएनए फॉर्म करती है, जो कि फर्दर मॉडिफाई करते हैं लॉन्ग आरआरएनए मॉलिक्यूल्स को। ये मॉडिफाइड आरआरएनए मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट होके राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन कराते हैं। जैसे जैसे आरआरएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती जाएगी, वैसे ही न्यूक्लियोलाई साइज में इंक्रीज हो जाएगा। मैनी फॉर्मेशन ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एडिशनल न्यूक्लियाई आ जाएंगे इन डिप्लोटिन ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 इन द oocytic न्यूक्लियाई। एक्चुअल में कैलन एंड लॉयलर ने 1960 में ये हाइपोथेसिस प्रपोज किया कि इसे मास्टर एंड स्लेव हाइपोथेसिस कहा जाएगा। ये क्रोमोमियर पे जो ग्रेन्यूल है, एक्चुअल में ये एक मास्टर जीन है और यू कैन से सुपर क्वाइल्ड ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव डीएनए है। ये अपनी इंफॉर्मेशन पास करता है स्लेव जीन्स के अंदर। स्लेव जीन यहाँ पर लूप्स रिप्रेजेंट कर रही हैं, मींस मास्टर जीन क्रोमोमियर जो इनएक्टिव है, हेट्रोक्रोमेटिन के रूप में रहता है। लूप्स जो कि एक्टिव ट्रांसक्रिप्शनल साइट्स होती हैं, लूप्स यहाँ पर स्लेव जीन के रूप में काम करेंगी और इस मास्टर जीन की मल्टीपल कॉपीज फॉर्म करती हैं। इसलिए ये मल्टीपल कॉपीज फॉर्म करेंगी और ये लूप्स जो हैं वो हाई रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कराती हैं और प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है। नाउ ये सारा प्रोसीजर क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि डिफरेंशियल जीन एक्टिविटी होती है लेटरल लूप्स के अंदर और प्रोटीन सिंथेसिस सबसे ज़्यादा होता है इन डिप्लोटिन स्टेज के अंदर। जैसे जैसे नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीज होती जाएंगी, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज होता जाएगा और उसके बाद सडनली ये क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज these loops are disappear due to disintegration, डिसइंटीग्रेट होती जाती हैं। और ये माना गया है कि लेटरल लूप एक्चुअल में क्रोमोसोम्स का इंटीग्रल पार्ट नहीं होता। ये एक्चुअल में एक्सटेंडेड मेजर कॉइल्स होती हैं क्रोमोनीमेटा की, और इस तरीके से इनकी अपीयरेंस और इनकी डिसअपीयरेंस ये शो करती है कि ये प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ लूप्स एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस ब्रश लाइक पैटर्न डिफरेंशियल जीन एक्टिविटी के कारण हो रहा है और ये एक रेगुलेटेड प्रोसेस है। नाउ इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? लेटरल लूप्स ऑफ लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स आर एक्चुअली एक्टिव साइट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड विच इज़ फॉलोड बाय ट्रांसलेशन। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होती है, जैसे कि हमने पहले बताया। लेटरल लूप्स एक्चुअल में जीन लोकाई होते हैं और इन्हें हम साइटोजेनेटिक मैप्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम को साइटोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए स्टडी किया जाता है। ये शो करता है कि डीएनए जो है वो यूनिनिमेक और सिंगल स्ट्रैंडेड मॉडल है, और ये रैपिड योग सिंथेसिस वाली सेल्स जहाँ पर विटेलोजेनेसिस ज़्यादा होती है ग्रोथ फेज़ के दौरान, उन स्पीशीज़ के ओवम के अंदर और यू कैन से उनके एग के अंदर पाया जाता है। इन वर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स के अंदर और वर्टिब्रेट्स में फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के अंदर।